Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering from the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is thermodynamics, the subject of BTech third semester from AKTU syllabus. In the previous lecture we have talked about the first law of thermodynamic, second law of thermodynamic, about the concept of entropy, about Rankine cycle, about various parameters associated with the psychrometry process. So, today I am proceeding my lecture on psychrometry. So, in our previous lecture we have already talked about various properties like relative humidity, about specific humidity, about dry bulb temperature, about breadboard temperature and about dew point temperature. Now, this is basically the graphical representation of various parameters, that is psychrometry or various psychrometric parameters. So, this is the graph which shows that how various psychrometric properties make changes. This vertical line यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, दिस इज बेसिकली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट. अगर हम लोग बात करें स्ट्रेट लाइन की, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस की अगर हम लोग बात करें तो वो रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट बेसिकली आवर मॉइस्चर कंटेंट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर रखा था. ड्राई बल्ब टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर 55, 60 एंड सो ऑन. सो दिस इज बेसिकली द ड्राई बल्ब टेम्परेचर. अगर वर्टिकल लाइन्स की हम लोग बात करेंगे तो ये एक कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली द कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन. If we talk about the relative humidity is represented by curved line, like these curved line. This is basically relative humidity, 80%, 60%, 40, 20 and so on. At this point, above 80%, that must be equal to 100%. यहाँ पे हम लोग देखते हैं RH की वैल्यू 100% है. इसका मतलब यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट है. RH की वैल्यू फाई की वैल्यू यहाँ पे 100% है. यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दिस इज बेसिकली द सेचुरेटेड एयर. इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें वेट बल्ब टेम्परेचर पे या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे, तो अगर हम लोग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल अगर चलें तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेम्परेचर को हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहेंगे. और अगर हम लोग इंक्लाइन चलें येलो लाइन के अकॉर्डिंग, तो जो भी टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जो भी रेफरेंस हमारा आएगा उसको हम लोग कहेंगे दिस इज वेट बल्ब टेम्परेचर. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन आर बेसिकली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन्स आर बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन्स. स्ट्रेट vertical lines are basically dry bulb temperature line. If we move toward this side, then we are getting the value of specific humidity over here. This 100% relative humidity line shows the property of saturated air. In this way, we have represented the various parameters associated with the psychrometry. यहाँ पर वेपर प्रेशर है जो HG के फॉर्म में लिख रखा है. अगर हमें वेपर प्रेशर हमें निकालना है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल में जा करके यहाँ पे देख सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पर हमको निकालना है तो ये स्ट्रेट अवे यहाँ पे जा करके हम लोग निकाल सकते हैं कि वेपर प्रेशर हमारा कितना है. अगर एंथैल्पी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे एंथैल्पी भी हम लोग यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन से निकाल सकते हैं. वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि एंथैल्पी कैसे निकाली जाती है. अब एग्जाम्पल मान लीजिए एक पॉइंट आपको गिवन है ये. इफ अ पर्टिकुलर पॉइंट इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वेरियस प्रॉपर्टीज, वेरियस साइक्रोमेट्री प्रॉपर्टीज डायरेक्टली फ्रॉम द चार्ट.
एक तो इसके दो निकालने के प्रोसेस हैं, एक तो पहला एनालिटिकल तरीका है और दूसरा तरीका है हमारे पास ग्राफिकल तरीका। ग्राफिकल तरीका मतलब इस चार्ट को रेफरेंस लेकर के हम लोग डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एक पॉइंट गिवन है, उसका ड्राई टेम्परेचर गिवन है, कोई भी दो चीज़ें आपको गिवन होंगी यहाँ पे, ड्राई टेम्परेचर गिवन होगा या रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन होगी और बाकी प्रॉपर्टीज़ आपको निकालनी होगी, क्योंकि इसको पॉइंट को प्लेस करने के लिए आपको कोई भी दो पैरामीटर्स यहाँ पे जानने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी दो पैरामीटर्स दिए होंगे और बाकी के पैरामीटर्स आपको यहाँ पे निकालना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो पैरामीटर्स देने के बाद किसी भी एयर की जो साइकोमेट्रिक पॉइंट है वो यहाँ पर आता है। अब हमें निकालना है इसका सिंपल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। हम लोग क्या करेंगे, या तो एनालिटिकल वे में जाएंगे, वहाँ पर जो क्वेश्चन निकाली थी हम लोगों ने, एक्सप्रेशन जो निकाला था वो वहाँ पर यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि चार्ट को रेफरेंस लेकर के हम लोग डायरेक्टली वैल्यू निकाल लें। चार्ट से जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, क्योंकि चार्ट जितना ही बड़ा होगा हमारे पास उतना ही चार्ट से एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी। चार्ट जितना छोटा होगा हमारे पास उतना ही एक्यूरेसी हमारी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है वो एनालिसिस से आती है, एनालिटिकल वैल्यू हमारी एग्जैक्ट आती है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमारी निकलेंगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलती हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं वो डायरेक्टली बहुत आसानी से बहुत कम समय में हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट के लिए अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अगर हमको निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल में ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, या स्केल रख करके देखेंगे कि स्ट्रेट अवे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, नोट डाउन कर लेंगे, W की वैल्यू हमारी हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चलने पे डायरेक्टली हमारी वैल्यू आ गई। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी दो वैल्यू दे करके इसको प्लेस किया है इस पॉइंट पे, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होगा बेसिकली वो स्ट्रेट अवे नीचे आएंगे। जितना भी टेम्परेचर यहाँ पे इसके बीच में जो हमें मिलेगा चार्ट के ऊपर वो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी निकल आई, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा निकल आया। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग चलें, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल चलेंगे लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड चले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो W निकला था हमारा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकली थी। अगर लेफ्ट साइड चलें या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलें, हॉरिजॉन्टल चलें, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी निकलेगी वो हमारी होगी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है हमारा वो वहाँ से हमारा नोट कर लेंगे, यहाँ पे 75 से 80 के बीच में अप्रॉक्सीमेट आएगा और दैट विल बी आवर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर हमें निकालना है तो वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली इन दोनों लाइंस के पैरेलल हमें चलना पड़ेगा, येलो लाइंस के यहाँ पर कहीं हम लोग चलेंगे, स्ट्रेट येलो लाइन के पैरेलल 80 से 85 के बीच में हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा अप्रोक्सीमेट आएगा। नेक्स्ट अगर चीज़ हमें निकालनी है, अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है तो हम लोग कैसा निकालेंगे, इन दोनों लाइंस के बीच में जहाँ पर भी परसेंटेज से कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे और यहाँ पर 60 से 40 के बीच में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, वहाँ से हम लोग डायरेक्टली रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर की अगर हम वैल्यू हमको निकालनी है तो यहाँ से, वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल चल के यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एंथैल्पी की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया गया, आगे भी क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि उसको भी इस तरीके से चल के यहाँ पे कहीं एंथैल्पी की वैल्यू गिवन होती है, यहाँ से वैल्यू डायरेक्टली हम लोग एंथैल्पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इफ वी मूव टुवर्ड positive x direction, horizontal direction, we the amount what we are getting over here that must be equal to the specific humidity in terms of capital W, or if we move in horizontal direction in negative x direction, then the value of temperature what we are getting at that point that must be equal to the dew point temperature. If we move in inclined direction in negative x direction, then the value of temperature what we are getting at that point that must be equal to the wet bulb
temperature of the air given, and if we calculate the value of RH, that is relative humidity, then we are getting the value somewhere lies between 60% and 40%. We can simply calculate directly the value of relative humidity from this chart. और अगर हम लोग इंक्लाइंड चलें और स्ट्रेट चलें तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली यहाँ पे एंथैल्पी के वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इस तरीके से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, इन सब की वैल्यूज़ हम लोग डायरेक्टली चार्ट से निकाल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन RH, यहाँ पर बेसिकली मान लीजिए इसको अगर हम लोग लेके चलें, दिस इज बेसिकली द कूल एयर लेसर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। सी, अगर इसको हम देखें तो एक ऐसी एयर है दैट कैंट होल्ड एट दिस पॉइंट द एयर इज होल्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ water vapor into it. That means it is the condition of saturation. That means it is the condition of saturation in which the air hold the maximum amount of water vapor into it. So अगर इसको हम saturated air कहें तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर relative humidity की वैल्यू 100% होगी, RH की वैल्यू 5 की वैल्यू 100% होगी यहाँ पे, because we are talking about saturated air। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड एयर किसे कहेंगे, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो होल्ड कर सके, उससे ज़्यादा होल्ड ना कर सके। अब इसका टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो होगा क्या, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वाटर कंटेंट इस कंडीशन में तो नहीं बढ़ेगा, करंट कंडीशन में वाटर कंटेंट नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। द कैपेसिटी बाय विच इट कैन होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट, इट कैन इंक्रीज with the increase in temperature. if the capacity increases, उस कंडीशन हम लोग क्या कहेंगे, इसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी इस कंडीशन में अब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर गई वाटर वेपर को होल्ड करने के लिए। अगर पहले वो अगर 5 ग्राम का, फॉर एग्जांपल 5 ग्राम का वाटर होल्ड कर रहा था, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इस कंडीशन में 5 ग्राम ही है, लेकिन इसकी कैपेसिटी और बढ़ गई। इस कंडीशन में तो ज़्यादा वाटर अगर हम देंगे इवेपोरेशन नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में अब इस एयर में वाटर वेपर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दें तो होगा क्या, इसमें करंट कंडीशन में उतना ही वाटर रहेगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम लोग ये कहें कि और वाटर अगर ऐड करना चाहें, वाटर वेपर अगर हम लोग ऐड करना चाहें, वो इस कंडीशन में कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज सैचुरेटेड एंड दिस इज अनसैचुरेटेड एयर। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सैचुरेटेड एयर जो होगी वो अनसैचुरेशन की तरफ बढ़ेगी, और वो अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि दैट कैन होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट एज कंपेयर टू द अर्लियर वन। यानी अब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है, और टेम्परेचर बढ़ा दिया है हमने, टेम्परेचर और बढ़ा दिया है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, वाटर वेपर करंट में जो है वो उतना ही रहा, लेकिन इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। अब ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आप एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन हम लोग ये कहेंगे कि इसके जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, और यहाँ पे जितनी है उतनी रहेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग अगर बात करें साइकोमेट्रिक चार्ट के फॉर्म में, देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, 70 से 90 मान लीजिए इंक्रीज कर रहे थे, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो छोटा वाला ब्लॉक था हमारा, उस कंडीशन में अगर इनिशियल टेम्परेचर मान के चलिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो उस कंडीशन पे जो 100% हमें मिल रहा था, 5 की वैल्यू 100% लगभग यहाँ पर मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर 100%, क्योंकि 5 की वैल्यू यहाँ पे 100% है, यहाँ पे वैल्यू हमको मिल रही थी। अब दूसरी कंडीशन में जब हमने टेम्परेचर 80 कर दिया,
जब टेम्परेचर हमने 80 कर दिया तो हम लोग देखेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ms की वैल्यू थी यानी सैचुरेशन जो ws की वैल्यू थी वो थी कुल लगभग इतनी, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो वो होल्ड कर सकता है उसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी थी। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया है हमने, यहाँ पर टेम्परेचर कर दिया है, वी हैव इंक्रीजेस द टेम्परेचर फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस पॉइंट इन ऑर्डर टू अटेन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अटेंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि W की वैल्यू इंक्रीज कर गई है, W की वैल्यू यहाँ से यहाँ आ गई है। दैट मीन्स कि सैचुरेशन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई, यानी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो सैचुरेशन लिमिट उसकी पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई, यानी अब इस कंडीशन में वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे वैसे ही सैचुरेशन पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अगर 100% अगर हमको कंप्लीट करना है या मैक्सिमम तक आना है उसके लिए। यानी टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही जो उसकी कैपेसिटी है जिसमें वो वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है वो हमारी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से, W की वैल्यू WS की वैल्यू बढ़ने की वजह से। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ने से जो हमारे पास जो इसकी कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर दे रही। अब इसका उल्टा देखें, टेम्परेचर घटाते चले गए, टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे x था, टेम्परेचर हमने घटा दिया, बाद में यहाँ पर आया, बाद में यहाँ पर आ गया। अब टेम्परेचर घटाते घटाते पहले तो यहाँ पर आए थे, जैसे ही सैचुरेट हो गया, अनसैचुरेशन का मतलब कि वहाँ पर और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऐड हो सकता है, लेकिन इतना ही वाटर वेपर कंटेंट रखा हम लोगों ने, टेम्परेचर उसको डाउन करते चले गए। जैसे टेम्परेचर डाउन करते चले गए कैपेसिटी उसकी डाउन होती चली जाएगी, यहाँ पर आएगी, उसके बाद होगा कि सैचुरेशन तक आएगी। अब जैसे ही थोड़ा सा और टेम्परेचर डाउन करेंगे, अब यहाँ पर होगा क्या, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीड कर जाएगी, इन द सेंस वो ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा एयर हमारी, तो होगा क्या, वहाँ पे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती रहेंगी, यानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी यू विल गेट द फर्स्ट ड्यू एट दैट पॉइंट एंड दैट करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर at which you are getting the first dew, at which the condensation just started, that temperature is known as dew point temperature। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, जहाँ पर जैसे ही हमारा कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट हो जाए उस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि दिस इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और WS की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और अगर टेम्परेचर घटाते चले गए तो वो वहाँ पर सैचुरेशन तक आने के बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा और वो टेम्परेचर हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसको यहाँ पर हम लोग देखें कि टेम्परेचर कम करते चले जा रहे थे और W की वैल्यू अगर कांस्टेंट थी, ये मान लीजिए 95 था पहले, और W की वैल्यू यहाँ पर इतनी थी, तो ये बेसिकली अनसैचुरेटेड कंडीशन है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंडीशन में जैसे टेम्परेचर कम चलते चले जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो ये हमारे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा, जहाँ पे फाई की वैल्यू 100% हो जाएगी इस पॉइंट पे, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारे 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग 80 डिग्री सेंटीग्रेड या जो भी टेम्परेचर यहाँ पर आएगा वो हम लोग कहेंगे दिस इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि अब इसके नीचे टेम्परेचर जो होगा उस कंडीशन में हमारा कंडेंसेशन जस्ट स्टार्ट हो जाएगा या हमें पहली ड्यू हमारे पास मिल जाएगी। दैट टेम्परेचर इज नोन एज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सेंसिबल हीटिंग, इसके पहले भी सेंसिबल हीटिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया। सेंसिबल हीटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच द चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस इन द सेम फेज, यानी सब्सटेंस हमारे सेम फेज में है और टेम्परेचर चेंज अगर हम कर रहे हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन में दैट इज इक्वल टू द सेंसिबल हीट। दैट मीन्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इन द सेम फेज। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन अब साइकोमेट्री फॉर्म में अगर हम लोग देखना है तो हम लोग सेंसिबल हीटिंग कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। व्हेन एयर इज पास
over a dry surface which is at a temperature greater than its dry bulb temperature, it undergoes a sensible heating. Thus, the heating can be achieved by passing the air over heating coil like electric resistance heating coil or steam coil. During such a process, the specific humidity remain constant, but the dry bulb temperature rises. यानी अगर हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट के सेंस में अगर हम लोग बात करें, ये साइकोमेट्रिक चार्ट है आपका, सेंसिबल हीटिंग हमें करना है सेम फेज में, यानी हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ाना है और फेज सेम है, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कांस्टेंट होगी, यानी W की वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी। अगर W की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी आएगी, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है यानी एरो कुछ इस तरफ से बनेगा, एरो इस तरफ जाएगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज करता है और इस पॉइंट पे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है W की वैल्यू अगर वो कांस्टेंट रखनी है तो जाहिर सी बात है हमें हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसका एरो जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा और स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस तरफ डायरेक्शन की होगा क्योंकि हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसका इंक्रीज करना है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में जो लाइन रिप्रेजेंट होगी सेंसिबल हीटिंग के लिए वो कुछ इस तरीके से होगी, जहाँ पर 1 2 3 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब इन 3 पॉइंट्स को हमें समझना है। बेसिकली हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में। अब करना क्या है हमें, दिस इज एयर इनलेट, दिस इज एयर आउटलेट, दिस इज हीटिंग coil. Basically we are dealing with the sensible heating, that means we have to employ a heating coil so that the temperature of the air increases, so that the dry bulb temperature increases. So इस कंडीशन में एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीटिंग कोयल हमें रखना पड़ेगा। अब इसका टेम्परेचर हमको बढ़ाना है, 1 से 2 करना है टेम्परेचर किसका, एयर का। जाहिर सी बात है अगर 1 से 2 टेम्परेचर हमें करना है, जैसे मान लीजिए 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए अगर लॉसेस वगैरह को कंसिडर करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर अगर इससे कम होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो एयर मिल रही है हमारे उतनी हीटेड नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका टेम्परेचर जो है इसके आउटलेट टेम्परेचर से ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि जो इफेक्टिव टेम्परेचर इसका जो हमें यहाँ पे मिले वो लॉसेस वगैरह को कंसिडर करने के साथ हमें एक करेक्ट टेम्परेचर मिले। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर होगा वो बेसिकली T2 से ज़्यादा होगा हमारा, इसलिए 3 की वैल्यू जो होती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट पॉइंट 3 इज मोर देन एज कम्पेयर टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द गैस एट आउटलेट, यानी आउटलेट पे जितनी हमें गैस चाहिए, टेम्परेचर जितना हमें चाहिए गैस का, उसका उससे टेम्परेचर से हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे जो 3 पॉइंट है इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा है। अब जैसे होगा क्या, अब यहाँ पर क्या होगा कि एयर इस तरफ से आ रही है, जैसे ही हीटिंग कॉइल के ऊपर से जाएगी उसका टेम्परेचर राइज करेगा और एयर आउटलेट जो हमारी मिलेगी उसका टेम्परेचर राइज करेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट ऐड हम नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट किसी तरीके का एडिशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कांस्टेंट है। इस तरीके से सेम फेज में जो भी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हुई है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों ने हीटिंग कॉइल में दिया है, इसका टेम्परेचर को चेंज करने के लिए फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2 जो भी अमाउंट ऑफ हीट हमने दी है, दैट heat is equal to sensible heat and that may be find out in terms of MCPDT और चेंज इन एंथैल्पी के फॉर्म में भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और देखना है कि मान लीजिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि सेंसिबल हीटिंग में, अगर सेंसिबल हीटिंग की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से ऐसे साइकोमेट्रिक पैरामीटर्स हैं जो चेंज होते हैं, कौन कौन से ऐसे साइकोमेट्रिक पैरामीटर्स हैं जो चेंज होते हैं या उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग सिंपली ये कहेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स साइकोमेट्रिक चार्ट में चेंज हो रहे हैं। पहली चीज़ तो W कांस्टेंट है हमारा, W की वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन में कांस्टेंट है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, यानी सेंसिबल हीटिंग में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कांस्टेंट है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या था, स्ट्रेट
हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो ये लगभग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैल्यू आएगी। 1 पे भी उतना है, 2 पे भी उतना है, यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की भी वैल्यू हमारी सेम है, यानी सेंसिबल हीटिंग में जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, ठीक है। इस तरफ जनरली हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हम लोग पहले भी क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसके पहले भी देख सकते हैं हम लोग 40% 60%, यानी इस तरफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक घट रही है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ जो चेंज आएगा वो साइकोमेट्रिक चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, ड्राइबल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर एंथैल्पी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एंथैल्पी जो लाइन्स हैं 1 पे H1 होगा, 2 पे H2 होगा, 3 पे H3 होगा। एंथैल्पी चेंज होगा यानी हीट कंटेंट हमारा बढ़ेगा, हीट कंटेंट हमारा बढ़ेगा क्योंकि हम लोग हीटिंग कर रहे हैं तो हीट कंटेंट हमारा बढ़ेगा। H1 से H2 चलाएगा तो H1 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे और H2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, उसके एंथैल्पी के डिफरेंस ले लेंगे, वो हमारे वहाँ से हमारी हीट निकल आएगी। तो इस तरीके से हम लोग सेंसिबल हीटिंग में सेंसिबल हीट करते हैं किसी भी एयर को जिसमें मॉइस्चर कंटेंट हमारा चेंज नहीं होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कांस्टेंट रहती है, ड्राइबल टेम्परेचर हमारा बढ़ता है और एंथैल्पी हमारी इंक्रीज करती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एंथैल्पी हमारी इंक्रीज करती है। अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर की हम लोग बात करें तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो वो भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आएगी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सेंसिबल हीटिंग में किस तरीके से हमारा जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे चेंज हो रहे हैं। सेंसिबल कूलिंग की हम लोग बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेंसिबल हीटिंग की बात किया था, यहाँ पर हम लोग को बात करना है सेंसिबल कूलिंग की। तो सेंसिबल कूलिंग में इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ड्राइबल टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज विद द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्राइबल टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करता है विद द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, W की वैल्यू कांस्टेंट होती है। Air undergoes sensible cooling whenever it is passed over the surface that is at a temperature less than the driver temperature but greater than the dew point temperature. Thus, the sensible cooling can be achieved by passing the air over the cooling coil like evaporative coil of the refrigeration cycle or secondary brine cycle. During the process, the specific humidity remain constant and the driver temperature decreases. यानी वहाँ पर हम लोगों ने हीटिंग कॉइल यूज़ किया था, यहाँ पर एयर को सेंसिबल कूल करने के लिए हम लोग कूलिंग कॉइल यूज़ करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर कुछ है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ होगा, यानी यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हमें हमको लेना है और यहाँ का टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी हमारी सेंसिबल कूलिंग होगी। अगर हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में बात करें कि वहाँ पर किस तरीके से सेंसिबल कूलिंग को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग यही कहेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो जहाँ पे W की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है और W की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, यानी मॉइस्चर कंटेंट हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग सेम फेस की हम लोग बात कर रहे हैं सेंसिबल कूलिंग में, सेंसिबल हीटिंग में, और इसलिए यहाँ पे W की वैल्यू हमें कांस्टेंट रखनी है। और अगर ड्राइबल टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ की वैल्यू हमें डिक्रीज़ करनी है हमें, इसलिए यहाँ से वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे और एरो इस तरीके से लगाएंगे कि यहाँ पर ड्राइबल टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज़ करें और W की वैल्यू कांस्टेंट हो, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ आएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सेंसिबल कूलिंग को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं साइकोमेट्री चार्ट में, और आगे के प्रोसेस में इसके और डिटेल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।